So today's lecture is about the issues of inefficiency, growth, and unemployment in the small scale industry and industry in general in Pakistan. So the small scale industry is thought to be the backbone of Pakistani economy because when in most of the development, when there was high development in the industrial sector and a sudden leap came up और जो है पूरी इंडस्ट्री में जो है काफ़ी बहरान आ गया था तब भी इन 1980 तब भी जो है सिवियर क्राइसिस के बावजूद भी ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्राइसिस थे उसके बावजूद भी आपकी स्मॉल इंडस्ट्री जो थी वो कंटिन्यूस कर रही थी अपनी नॉर्मल ग्रोथ को अंटिल 1960 लार्ज स्केल इंडस्ट्री created high growth, but after the intervention of Bhutto और जो उसमें नेशनलाइजेशन और उनकी डिफरेंट ऐसी पॉलिसीज थी उसके बाद जो है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी वो इट स्टार्टेड ग्रोइंग. ठीक है, इसके अंदर जो है मिडिल क्लास और वो इमर्ज होना शुरू हो गई. फिर इट प्रोवाइड्स द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोवाइड्स 25% ऑफ द पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स. जितनी भी आपके पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 25% हिस्सा जो है वो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का है. इकोनॉमी ओवरऑल इसका जो है लिंक बहुत डायरेक्ट रिलेशनशिप है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के साथ. अगर इकोनॉमी में जो है आपके कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, क्राइसिस आते हैं ओवरऑल इकोनॉमी में, तो उसका असर आपका लाजमी और खामख्वाह जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे भी होता है. जैसे कि हम अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्राइसिस हैज resulted from political interventions, interference, poor policies, and inability of industry to adopt or to adapt to the changes in the world. तो आपकी जो इंडस्ट्रियल जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके अंदर जो क्राइसिस हैं उसकी जो बहुत सारी वजूहत में से जो चंद वाजे और इम्पॉर्टेंट वजूहत हैं वो तो एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है. ठीक है, कि उसमें जितनी भी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं जो कि हुकूमत में आती हैं वो फिर अपने अकॉर्डिंग या अपने फ़ायदे के लिए अपने अपने आप को इंसेंटिवाइज़ करने के लिए, अपने वर्कर्स को इंसेंटिवाइज़ करने के लिए, अपने कुछ शहीदों को इंसेंटिवाइज़ करने के लिए फिर वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उनके हवाले कर दी जाती हैं. और इस तरह से क्या होता है आपकी इसके अलावा जो है आपकी पुअर पॉलिसीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा रेलिवेंट भी नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा वर्केबल भी नहीं होती हैं. और इसके अलावा बैड मैनेजमेंट है, आपको पता है गवर्नेंस का भी बहरान है और इनएबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री टू अडॉप्ट टू द चेंजेस. और साथ में जो आपकी इंडस्ट्री जो है जो चेंजेस हो रहे हैं दुनिया में उसको अडॉप्ट भी इतनी ईजिली नहीं कर पा रही, चाहे वो आप पॉलिसीज़ या मेथड्स को देखें या चाहे आप उसमें टेक्नोलॉजी को देखें. तो द एनर्जी क्राइसिस सिंस 2009 हैज़ वर्सन द सिकनेस ऑफ द इंडस्ट्री. तो एक तो ऑलरेडी बीमार इंडस्ट्री है, ऊपर से जो आपकी एनर्जी क्राइसिस 2009 से शुरू हुए हैं उसकी वजह से भी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है. क्योंकि ज़्यादातर जो आपकी बड़ी इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग है वो तो बिजली पे चलती है, उसमें किसी में जो मशीनें होती हैं वो बिजली पे चलती हैं. एनर्जी के लिए जो है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगर वो नहीं होती, लाइट चली जाती है तो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाता है. उसकी वजह से it has worsened the sickness of the industry. फिर पाकिस्तानी industry has remained inefficient due to high protection and wrapped incentives. अच्छा, अब ये भी आपको पता है कि जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है कि इंडस्ट्री को आपने इसकी ग्रोथ पे काम करना है तो एक तो ग्रोथ होती है कि आप उसकी पोटेंशियल को इंक्रीज करें और एक ग्रोथ ये होती है कि आप उसको प्रोटेक्ट करें. प्रोटेक्शन का क्या मतलब है? एंड रैप्ड विद इंसेंटिव्स, और उसके अंदर कोई ना कोई इंसेंटिव या कोई ना कोई इनको फायदे थे. तो उसकी प्रोटेक्शन किस तरह की गई है? इस तरह की गई है कि एक्सपोर्ट्स को जो है, इंपोर्ट्स को जो है रोक दिया गया है. फॉर एग्जांपल जो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी, अगर वो कुछ चीज़ बना रही थी तो चाहे उसकी क्वालिटी लो भी थी तो उसकी जो सब्सटीट्यूट गुड्स हैं जो कि हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो उनको रोक दिया गया, उन पर हैवी ड्यूटीज़ लगा दी गई, टैक्सेस लगा दिए गए, ताकि लोग जो है मजबूर हो जाएं कम कीमत की या कम क्वालिटी की जो चीज़ हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री बना रही थी और उसको कोई कंपटीशन ना फेस करना पड़े, तो उसको प्रोटेक्शन कहते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम रिलेटेड विद द आर ऑफ द स्ट्रक्चरल नेचर. और इसके अलावा जो इंडस्ट्री के जो ज़्यादा इश्यूज हैं वो स्ट्रक्चरल नेचर के हैं, मतलब उसके स्ट्रक्चर में इश्यूज हैं. और स्ट्रक्चर का इशू का क्या मतलब है कि वो या तो पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है या वो नए मेथड्स यूज़ नहीं करता या उसका जो लेबर है वो इतना स्किल्ड नहीं है. ठीक है. ऑल्सो बिटवीन 2008 to
2013 Pakistan's industry totally collapsed due to low investment. आपको पता है 2008 से 2013 तक एक बहुत बुरा टाइम रहा है, ख़ास करके पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। तो जब यहाँ पे वॉर एंड टेरर था और भी बहुत सारे इश्यूज थे, तो सिक्योरिटी के इश्यूज थे, तो उस दौरान फिर जो है जितनी भी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल आपकी इन्वेस्टमेंट्स थी इंडस्ट्री में, वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। और इन्वेस्टमेंट के बगैर या कैपिटल के बगैर तो आपको पता है इंडस्ट्री का चलना मुश्किल होता है। अच्छा, अभी तक जो है ना हम इनएफिशिएंसी की बात करें कि किस तरह से इनएफिशिएंट है या इसमें क्या इश्यूज हैं। अच्छा, फिर द पॉलिटिकल या द पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स स्टेटेड being responsible for the inefficiency are the over protection of the domestic industry। ठीक है, एक तो प्रोटेक्शन होती है, that's in a good sense कि आप अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, टैक्सेस से कम रख रहे हैं या इंपोर्ट जो उसके सब्स्टिट्यूट्स है उसको आप क्या करें, उस पर ड्यूटीज लगा रहे हैं। लेकिन एक होती है ओवर प्रोटेक्शन, ठीक है, जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि उससे जो है क्वालिटी ऑफ जो गुड्स या सर्विसेज अवेलेबल होता है वो बहुत लो हो जाता है, या फिर लोगों के पास, कंज्यूमर के पास जो चॉइस होती है वो कम होती है। बाय बिल्डिंग अप ट्रेड बैरियर्स, देखिए वही बात कि ट्रेड बैरियर्स को बिल्ड किया इन फॉर्म्स ऑफ टैरिफ्स एंड इंपोर्ट लाइसेंसिंग एंड यूजिंग हाई एक्सचेंज रेट्स। और आपको पता है कि जब आपका एक्सचेंज रेट बहुत हाई होता है, सॉरी मल्टीपल एक्सचेंज रेट, जब आपके मल्टीपल एक्सचेंज रेट्स होते हैं तो आपको पता है कि कोई चीज़ सर्टेन नहीं होती, अनसर्टेनिटी होती है। जब अनसर्टेनिटी होती है तो बिजनेसेस जो है वो नहीं कर सकते सही तरीके से प्लानिंग नहीं कर सकते। दिस हैज कॉज्ड अ डिस्टॉर्शंस इन द मार्केट। वही बात है, कंज्यूमर को भी डिस्टॉर्शन होती है, जो चीज़ वो खरीदना चाहते हैं वो अवेलेबल नहीं होती है, अगर अवेलेबल होती भी है तो बहुत महंगी होती है, और जो चीज़ अवेलेबल होती है कम, जो उसकी मार्केट प्राइस होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटी बहुत लो होती है। इसके अलावा अगर आप प्राइस को छेड़ें या कुछ और करें तो डिमांड सप्लाई का इशू हो जाता है, ठीक है। तो इसको डिस्टॉर्शंस कहते हैं इन द मार्केट, रिजल्टिंग इन पुअर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, फिर वही बात कि जब आप यूर ओवर प्रोटेक्टिंग योर इंडस्ट्री, सो योर इंडस्ट्री, द डोमेस्टिक इंडस्ट्री हैज नो incentives to compete and to improve themselves, and when you export the goods produced domestically, तो फिर उसका क्या होता है कि उसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत पुअर होती है। सो यू हैव पुअर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस एंड डिसइंसेंटिव्स फॉर टेक्निकल चेंज। और फिर अगर आप उनके ऊपर सख्ती ही नहीं करें तो उनको कोई इंसेंटिव भी नहीं है कि वो टेक्निकल चेंज लेकर आए या नई मशीनरी इस्तेमाल करें या स्किल्ड लेबर को जो है ना यूटिलाइज करें, फिर उनको कोई फायदा नहीं है, जो क्योंकि जब सबको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, they cause very low return। अच्छा, तो फिर the energy crisis has also remained a cause for the closure of thousands of industries। अच्छा, ये बिट जो है ना जहाँ पे मैंने पीछे एनर्जी का के बारे में बात की है, इस पूरे छोटे से 3-4 लाइनों के जो पैराग्राफ है इसको आप वहाँ पे पेस्ट करना है कि एनर्जी क्राइसिस के साथ क्या हुआ था। तो एनर्जी क्राइसिस हैज आल्सो रिमेन्ड अ कॉज फॉर द क्लोजर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स कॉजिंग लो आउटपुट। जब आप एनर्जी के क्राइसिस होते हैं, आपकी मशीनरी बंद होती है, आपकी फैक्ट्रियां बंद होती हैं, तो क्या होता है कि एक तो आपकी यूटिलिटी आउटपुट जो है कम होती है, एंड अल्टीमेटली द इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो ग्रोथ। जब आपकी यूनिट्स बंद हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स बंद है, तो उसमें आपको अनएम्प्लॉयमेंट का इशू तो उसके साथ आएगा और साथ में ग्रोथ का इशू भी आएगा, ठीक है। फिर क्या है एक और बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, पहले नेशनलाइजेशन का इशू था, ठीक है, और अब इसके बाद प्राइवेटाइजेशन। नेशनलाइजेशन क्या था कि बहुत सारे जो प्राइवेटली ओन्ड या जो प्रोप्राइटरशिप्स थी या अगर कोई बड़े बड़े बिजनेसेस थे तो वो क्या हो गए थे, उनको नेशनलाइज कर दिया था, क्योंकि फॉर द सेक ऑफ अवॉइडिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन सर्टन पीपल्स हैंड। ठीक है, कि कुछ लोगों के पास ही सारे पैसे ना रहे, बल्कि ये द फ्रूट शुड बी डिवाइडेड अमंगस्ट ऑल। तो वो उसके लिए नेशनलाइजेशन की गई थी। लेकिन फिर नेशनलाइजेशन में इशू ये था कि जितनी भी इंडस्ट्री थी या आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी या लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी, जितनी भी जो प्राइवेटाइज कर दी गई, सॉरी नेशनलाइज कर दी गई थी, उसमें गवर्नेंस का इशू था, उसके अंदर करप्शन का इशू था, उसके अंदर इनएफिशिएंसी का इशू था। तो उसकी वजह से फिर वापस ये एक प्रोग्राम था जिसको प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। उसमें क्या हुआ कि बहुत सारी इंडस्ट्री जो कि पहले स्टेट ओन थी उनको प्राइवेटाइज कर दिया गया, उनको प्राइवेट ओनर्स को दे दिया गया। प्राइवेट ओनरशिप से ये होता है कि जो प्राइवेट ओनर्स होते हैं वो तो उनका जो मोटिव होता है वो सोशल
इम्प्रूवमेंट नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है कि वो चाह रहे होते हैं कि प्रॉफिट अर्न करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में तो वो एफिशिएंसी का बहुत ध्यान रखते हैं, तो फाइनेंशियली जो है आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। तो द प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस वाज बीइंग अंडरटेकन टू ऑफसेट द डिक्लाइनिंग बजट रेवेन्यूज एंड इंक्रीज इन्वेस्टमेंट्स एंड एफिशिएंसी। ठीक है, आपके बजट रेवेन्यूज भी जो डिक्लाइन हो रहे थे वो भी इंप्रूव हो जाएंगे, इसके साथ प्राइवेटाइजेशन के साथ हो गए थे, और ये पहले से सोचा जाता है, साथ में इंक्रीज इन्वेस्टमेंट्स हो जाती हैं, और साथ में क्या होता है, एफिशिएंसी का इशू सॉल्व हो जाता है। An improvement did show in the financial performance of the commercialized industry, but it remained failure largely due to the lack of law and order in the recent years. चाहे जितनी भी आप इंडस्ट्री को आप प्राइवेटाइज कर दें, लेकिन अगर आपके इलाके में या जिधर आपके मुल्क में अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो नो बडी वुड वॉन्ट टू, फ्रॉम द डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हों चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर्स, दे वुडंट वांट to invest in your country or invest in your businesses. So the lack of law and order in the recent years, the state-owned enterprises had shown trends of inefficiency, corruption, and other problems. तो ये हम लोगों ने इस टॉपिक को कवर कर लिया है कि किस तरह से इश्यूज है इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपके इनएफिशिएंसी के, अनएम्प्लॉयमेंट के और ग्रोथ के। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए इंशाल्लाह फिर आपके साथ नेक्स्ट क्लास में बात होगी।